वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं डेटाबेस। डेटाबेस को पाइथन के अंदर हम कैसे यूज करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, माईएसक्यूएल डेटाबेस का कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो अभी के केस में हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम करेंगे कैसे। वैसे फिलहाल अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन के अंदर पहले से ही इसका एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस जो है वो हमको मिलता है, जिसका नाम है माई एसक्यू लाइट। ठीक है, बट हम एसक्यू लाइट का यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम यूज करने वाले हैं माईएसक्यूएल डेटाबेस का। और इसके लिए भी मैं जो यूज करूँगा वो है जैम सर्वर। जैम सर्वर को यूज करने का रीज़न ये है कि जैम सर्वर पे हमको यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा मिल जाता है यूज करने के लिए। तो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि हम जैम सर्वर को इंस्टॉल करें। तो जैम सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी जैम सर्वर के साइट की। तो इस केस के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है जैम सर्वर चाहिए होगा। ये जो आपको यूज़र इंटरफेस अभी दिख रहा है, यही है जैम सर्वर का इंटरफेस। अगर आप जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं और सक्सेसफुली वो रन हो जाता है, तो आपको कुछ ऐसा यूआई मिलेगा और यहाँ पर ये स्टॉप रहेगा। लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है? इसको इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लो। तो जैम सर्वर जो है इसका यूआरएल मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। साथ में सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है हमारी, उसके बारे में भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले जैम सर्वर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है? इस साइट पे जाना है। आप जैम्प लिखिए, जैम्प के साथ में यही सबसे पहली साइट आएगी apache-friends.org। यहाँ पर आप जो कोई भी विंडोज़ यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, आईओएस, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको उसका सेटअप फाइल मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद में आप जब सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लोगे तो ये यूज़र इंटरफेस आपको मिल जाएगा। इसमें से अपाचे सर्वर एंड माईएसक्यूएल दोनों को ही स्टार्ट कर लो। कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि हम केवल और केवल माईएसक्यूएल को स्टार्ट किए रहते हैं, अपाचे को नहीं स्टार्ट करते हैं, तो माईएसक्यूएल के रन होने में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो सबसे पहला केस क्या है कि जैसे ही हमारा ये अपाचे सर्वर और माईएसक्यूएल स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमको ग्रीन कलर में दिख जाएगा। इसके बाद में आप या तो यहाँ एडमिन पे क्लिक कर लो, इसको क्लिक करने पे, या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि php माई एडमिन क्लिक करो और php माई एडमिन क्लिक करते ही ये साइट खुल जाएगी। दैट मीन्स कि लोकल और php माई एडमिन, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, ये करने के साथ में जो जैम सर्वर है उसके थ्रू हमारा php माई एडमिन ओपन हो जाएगा और आपको यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये जो इंटरफेस है, यहाँ से हम डायरेक्ट भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के अंदर एंट्री भी इंसर्ट कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन और डिलीट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही इसका एक खास एडवांटेज भी है। तो पहली रिक्वायरमेंट जो है, जैम सर्वर इंस्टॉल करने के बाद में अगर वो सक्सेसफुली रन हो जाता है, रन होने के बाद में php माई एडमिन का पेज ओपन हो जाता है, तो इसके बाद में जो दूसरा स्टेप है, सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 1। ये काम हो गया। तो इसके बाद में दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट हम पाइथन से किसी भी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमेशा हमें पाइथन में यूज करनी पड़ती हैं लाइब्रेरीज। तो उसी तरीके से पाइथन के अंदर हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है यूजिंग पिप। ठीक है, पिप का यूज करके आपको ये कमांड रन करना होगा, या तो इसको टर्मिनल पे रन कर लो या फिर
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके उस पर रन कर दो। कमांड क्या है? पाइथन डैश एम पिप इंस्टॉल माई सीक्वल डैश कनेक्टर डैश पाइथन। इसको इंस्टॉल करते ही हमारा माई सीक्वल का कनेक्टर लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और इसी लाइब्रेरी के बिहाफ पर फिर हम माई सीक्वल की सारी क्वेरियां लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहला काम होगा कि हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे कि पाइथन लैंग्वेज और डेटाबेस दोनों का आपस में कनेक्शन हो जाए। इसके बाद में फिर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद में उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो ये सारा काम करने के लिए दूसरा स्टेप हमारा यह है कि हम इस कनेक्टर को इंस्टॉल करें। तो स्टेप 2 हो गया हमारा ये। इसको रन करके इंस्टॉल करना है सिंपली पिप के थ्रू। ये होने के बाद में अगर ये हो जाता है, जैसे कि मेरे केस में मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस चीज की भी कि ये जो PHP माई एडमिन स्टार्ट होगा, इसके अंदर ऊपर का जो आप पैनल देख रहे हो, यहाँ पर आपको डेटाबेसेस सारे मिल जाएंगे क्लिक करने पे। SQL की क्वेरी हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट जो मेन इन्फॉर्मेशन की चीज़ है वो है इस राइट साइड के पैनल पे। यहाँ पर जो ये जो हिस्सा है ये डेटाबेस के सर्वर की डिटेल्स है, और इसमें से जब हमको कनेक्शन क्रिएट करना होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है यूज़र नेम, जो कि डिफ़ॉल्ट केस में हमको क्या मिलता है? रूट मिलता है। पासवर्ड कुछ नहीं होता, इसलिए हम उसको ब्लैंक छोड़ेंगे। तो अभी के केस में हमारा जो सर्वर है उसका नाम है लोकल होस्ट और यूज़र का नाम है रूट और पासवर्ड है ब्लैंक। इसी का यूज करके हमें आगे कनेक्शन क्रिएट करना है। तो अगर हम कनेक्शन क्रिएट करने की बात करें तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमारी लाइब्रेरी। अगर ये दोनों काम सक्सेसफुली हो चुका है, सबसे पहला काम XAMPP इंस्टॉल हो गया है, रन हो गया है, PHP माई एडमिन स्टार्ट हो गया है, उसके बाद में पिप के थ्रू हमने ये माई सीक्वल कनेक्टर को इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद में हमें सिंपली क्या करना है? इंपोर्ट करना है। किस लाइब्रेरी को? माई सीक्वल डैश कनेक्टर, सॉरी डैश नहीं यूज होता यहाँ पर, डॉट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर। ठीक है, ओके। इतना करने से हुआ क्या? ये कनेक्टर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो अगर हम इसको अभी के केस में टेस्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे? सिंपली रन करेंगे। अगर ये इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि हमको कोई एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। सक्सेसफुली रन हुआ, कुछ नहीं मिला, दैट मीन्स कि पिप के थ्रू हमारा MySQL डॉट कनेक्टर इंस्टॉल हो चुका है। अब बात आती है आगे कि हम किस तरीके से कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमेशा हमें 4 पैरामीटर्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है, ये किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, हम अभी पाइथन में हैं, PHP में जाओ, जावा, .NET, C++, किसी में भी जाओ। डेटाबेस से कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? कि हम डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स को पहले पास ऑन करेंगे, किसकी मदद से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमारे केस में अभी पाइथन है। तो MySQL हमारा डेटाबेस है, MySQL हमारा डेटाबेस है। इसके क्रेडेंशियल्स में क्या क्या चाहिए हमें? होस्ट नेम, जो कि क्या होगा इस केस में हमारा लोकल होस्ट, उसके बाद में यूजर नेम, इस केस में क्या है? रूट है, और पासवर्ड। अब पासवर्ड इस केस में क्या हो जाएगा? ब्लैंक। ठीक है, इतनी चीजें अगर हम पास करते हैं दैट मीन्स कि सक्सेसफुली हम कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे। करके देखते हैं। और एक चीज, ये जो MySQL डॉट कनेक्टर है इसको हम एज करके छोटा भी कर सकते हैं। तो हम इसको माई कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें कनेक्शन क्रिएट करना है, मतलब कि इसी लाइब्रेरी का हमें बार बार यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? एक माई DB इक्वल टू माई, दैट मीन्स कि MySQL डॉट कनेक्टर डॉट, हमको करना क्या है? कनेक्शन क्रिएट करना है। तो एक लाइब्रेरी मिलती है, मेथड मिलता है कनेक्ट। कनेक्ट का यूज करेंगे, और कनेक्ट का यूज करके इसके अंदर हमें क्या पास करना है? यही 4 पैरामीटर्स पास कर देने हैं। सबसे पहला लोकल होस्ट,
लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के बाद में डैश करके यूजर का नाम, रूट, और तीसरी चीज है हमारा पासवर्ड जो कि ब्लैंक है। तो इतना करने के बाद में अगर सब कुछ सही रहता है और हम इसको अगर रन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? ओके, हमने कुछ गलती कर दी है। और गलती क्या की है? ओके, गलती क्या हुई है कि हमको एरर मिल रहा है, टाइप एरर इन इट टेक वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट फोर वर गिवन। ओके, ओहो, हमने गलती ये कर दी, यहाँ पे हमने सब कुछ सही लिखा लेकिन यहाँ पर सही नहीं लिखा। करना क्या था कि इस केस में एक्चुअल में है क्या कि इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं सही सही। तो होस्ट नेम हमारा क्या है? होस्ट नेम हमारा यहाँ पर है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, ठीक है। इसके अलावा कॉमा करके हमारा यूजर नेम जो है, ओके यहाँ पर डबल डॉट कर दिया हमने, कॉलन, इक्वल टू लगाना था। रूट हो गया हमारा यूजर नेम, कॉमा, लास्ट में पासवर्ड, पासवर्ड क्या है हमारा? ब्लैंक। अगर ये सब कुछ सही है तो अगर हम प्रिंट करते हैं माई डीबी को, इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या रख लिया है लाकर? पूरा कनेक्शन। तो इसको अगर हम अभी प्रिंट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है, आर्बिट्री अनसपोर्टेड आर्ग्यूमेंट होस्ट नेम, ओके, होस्ट नेम ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या गलती हो रही? होस्ट नेम ना सपोर्ट करने का रीजन है कि अनसपोर्टेड आर्ग्यूमेंट रेज आर्बिट एट्रीब्यूट एरर। ओके, ठीक है। एक्चुअल में होस्ट नेम नहीं होता है, यहाँ पर होता है केवल होस्ट। तो होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट हो गया, यूजर नेम हमारा रूट हो गया और पासवर्ड जो है वो ब्लैंक है। एक बार फिर से फाइनल रन करते हैं हम, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा जो डेटाबेस से कनेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। ये अगर हमें मैसेज मिल जा रहा है दैट मीन्स कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगर कनेक्शन हो चुका है तो सेकंड काम हमारा क्या है कि हम डेटाबेस क्रिएट करें। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि माई डीबी जो है इसके अंदर हमारा कनेक्शन आकर पड़ा हुआ है। अब हम जब कभी भी यूज करेंगे, चाहे हमें डेटाबेस क्रिएट करना है या टेबल क्रिएट करना है या कोई क्वेरी रन करनी है, हम हमेशा इसी माई डीबी वेरिएबल का यूज करेंगे क्योंकि इसी के अंदर पड़ा हुआ है हमारा कनेक्शन। तो अब अगर हमें क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमको MyDB में मिलता है एक कर्सर। उस कर्सर को पहले हमें स्टोर कर देना पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर पाइथन में कोई भी क्वेरी नहीं रन कर सकते हैं। PHP वगैरह में क्या है, हमें छोटे छोटे मेथड मिलते हैं जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से कोड रन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले MyDB में से कर्सर को निकालना पड़ेगा। तो कर्सर को अगर हम निकालते हैं तो हम इसको नाम देते हैं माई कर्सर इक्वल टू MyDB डॉट, डॉट लगाने के साथ में ही हमको यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं वो मिल जाएंगे। इसमें से हमको क्या चाहिए, ये कर्सर चाहिए है। कर्सर को निकाल के रख लिया है। ये कर्सर की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इस कर्सर के अंदर यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। कनेक्शन में कर्सर मेथड में कई और मेथड्स हैं जिनका यूज करना है। तो अभी जैसे हम अगर इसको एक नए वेरिएबल में लाकर नहीं रखेंगे तो हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, कर्सर के बाद में हमें जब भी कभी कोई भी क्वेरी रन करनी है तो हमें एग्जीक्यूट मेथड का यूज करना है एक्चुअल में। तो या तो हम छोटा करने के लिए माई कर्सर का यूज कर लें, अदरवाइज बार बार एग्जीक्यूट के लिए क्या करना पड़ेगा, माई डीबी डॉट माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मेथड कॉल करना पड़ेगा। वो नहीं करना चाहते इसलिए हम यहाँ पर माई कर्सर वेरिएबल के अंदर इस मेथड को लाकर रख लिए।
तो एक्चुअल में अब ये जो केस बन रहा है ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। हमने क्लास पढ़ी थी और क्लास के अंदर देखा था कि जब हम क्लास बना लेते हैं तो क्लास को बाहर से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर एक्चुअल में क्या स्टोर करते हैं, उस क्लास को। वैसा ही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि माई कर्सर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उससे पहले हमने क्या बनाया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था माई डीबी, और माई डीबी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कनेक्शन। वैसे ही हमने माई कर्सर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, कनेक्शन के बिहाफ पे कर्सर। इसी कर्सर का यूज करके हमें क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है। तो अब क्या है, फाइनली माई कर्सर ऑब्जेक्ट में से एग्जीक्यूट मेथड का यूज करना है। क्यों करना है, क्वेरीज को रन करने के लिए। तो अच्छी बात यह है कि माई सीक्वल की क्वेरियां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे जो हो, चलती वैसी की वैसी ही है। ठीक है, तो क्वेरी पे अभी हम आ रहे हैं कि हमको अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए क्वेरी क्या चलानी पड़ेगी। तो इसके लिए मान लो कि हम एक क्वेरी चला लेते हैं कि एक क्रिएट न्यू डीबी, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम क्वेरी रख लें स्टोर करके। तो डेटाबेस के अंदर जो क्वेरी हमें चलानी होती है क्रिएट करने के लिए डेटाबेस, सिंपली क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का इसके बाद में नाम। तो हमारे केस में हम इसको रख लेते हैं पाइथन डेमो। ये क्या हो गया, हमारे डेटाबेस का नाम हो गया। अगर इसी में हमें एक छोटा सा और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए यूज करना हो तो हम कर सकते हैं कि क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। इससे क्या होगा कि अगर पाइथन डेमो नाम का डेटाबेस पहले से हमारे PHP माई एडमिन के अंदर नहीं पड़ा होगा तभी ये क्रिएट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिंपल, जिस तरीके से हमारी पाइथन लैंग्वेज बहुत आसान है उसी तरीके से माई सीक्वल की क्वेरियां भी आसान है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखो, ध्यान दो, तो हमने सिंपली इंग्लिश जैसा ही लिखा है कि क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट और इसके बाद में डेटाबेस का नाम। अभी हमने क्या किया है, एक क्वेरी लिखी है और उसको क्रिएट न्यू डीबी नाम के वेरिएबल में लाकर स्टोर किया है, अभी एग्जीक्यूशन नहीं किया है। अब अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए तो अब हमें क्या करना है, माई कर्सर को कॉल करना है। माई कर्सर के अंदर पड़ा हुआ है एक एग्जीक्यूट मेथड, इसको कॉल किया और इसके अंदर क्या पास कर दिया हमने, हमारा जो क्रिएट न्यू डीबी था, यही थी क्वेरी, इसको हमने पास कर दिया। अगर इसको हमने पास कर दिया दैट मीन्स कि अभी के केस में पहले हम चल के क्या कर देते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटाबेस में क्या पहले से पाइथन डेमो नाम का कोई डेटाबेस पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो हम यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं कि P से यहाँ पर कोई डेटाबेस है, पाइथन डीबी और PHP माई एडमिन और परफॉर्मेंस स्कीमा नाम के डेटाबेस हैं, लेकिन पाइथन डेमो नाम का कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो इसको अगर हम अभी रन करें, अगर हमें एरर नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पर नहीं मिला, एरर नहीं मिला, दैट मीन्स कि डेटाबेस क्रिएट हुआ होगा। क्रिएट अगर हुआ होगा तो हम यहाँ पर आकर एक बार क्या करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही ध्यान दो यहाँ पर क्या हो गया, पाइथन डेमो नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका। इस पर अगर हम एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ में यहाँ ऊपर अगर नोटिस करोगे तो डेटाबेस पाइथन डेमो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरफेस आया हुआ है ध्यान दोगे तो क्या दे रहा है, क्रिएट टेबल, क्योंकि अभी ये डेटाबेस पूरी तरीके से ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। डेटाबेस क्रिएट हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया, इसको हमने चेक भी किया वहां पर जाकर, लेकिन अगर हम यहाँ से चेक करना चाहें कि डेटाबेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है तो क्या करेंगे। तो के लिए
हम यहाँ पर एक छोटी सी क्वेरी फिर से रन करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा अगर शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि अभी तो हमने क्रिएट न्यू डीबी नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर क्वेरी को ले जाकर स्टोर किया था। हम चाहें तो ये पूरी की पूरी क्वेरी इस एग्जीक्यूट के अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखकर देखते हैं। तो माई कर्सर और इसको एक वेरिएबल के अंदर लाकर रखते हैं। वेरिएबल का नाम देते हैं चेक डीबी इक्वल टू माई कर्सर, या फिर हम डायरेक्ट ही करते हैं माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और इसके अंदर हम क्या करते हैं सो डेटा बेसिस। ठीक है। सो डेटाबेसेस जो है ये एक क्वेरी है। इससे क्या होगा, जितने भी डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे के सारे। लेकिन इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है अगर एक से ज़्यादा डेटाबेस है तो उनको हम वन बाय वन चेक करना चाहते हैं तो उसको हमें लूप के अंदर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू उठाकर लेकर आएगा वो लेकर आएगा एक लिस्ट के अंदर। इसको हम प्रिंट के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, करके देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। तो हम प्रिंट लिखे और प्रिंट के अंदर इसको हमने पास कर दिया। देखते हैं कि प्रिंट के अंदर हमें क्या देता है। इसने हमें नन दे दिया। ठीक है, दैट मीन्स कि ये प्रिंट के अंदर काम नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लूप के अंदर ही चलाते हैं। फॉर लूप लिया, इनिशियलाइज किया और इसके बाद में हमने माई कर्सर को गेट कर लिया। इसके बाद में हम प्रिंट करा देते हैं आई को। और एक बार फिर से रन करते हैं अपने कोड को और देखते हैं कि हमें इसने क्या दिया। नोटिस किया जितने भी डेटाबेस थे वो सारे के सारे इसने यहाँ पर लाकर हमें दे दिए। और हमारा जो डेटाबेस था वो था पाइथन डेमो। तो ये तो सक्सेसफुली क्या हुआ, हमें सारे के सारे जितने डेटाबेस थे सब मिल गए। ठीक है, लेकिन हमारा काम ये नहीं था, हमें ये नहीं करना था। ये तो हमने क्रॉस चेक के लिए ये कर लिया। हमें अब क्या करना है, जब हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं तो उसको यहाँ पर पास करना होता है, ताकि हमारा जो काम है हमें हमेशा काम करना है एक डेटाबेस पे। ऐसा तो नहीं है कि मल्टीपल डेटाबेस पे भी हमें काम करना है। तो उस एक डेटाबेस को यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो डेटाबेस और डेटाबेस इक्वल टू डेटाबेस का नाम, हमारे डेटाबेस का नाम है पाइथन डेमो। ठीक है, आपके केस में क्या है, पाइथन डेमो जो डेटाबेस है उसको हमने यहाँ पर यूज कर दिया है। अब हम जो भी टेबल की क्वेरी वगैरह लिखेंगे वो सब क्या होगा, इसी डेटाबेस के अंदर जाएगा। अदरवाइज हम अगर नॉर्मल केस में कोई भी टेबल क्रिएट करने जाएंगे तो वो डायरेक्टली रन होगा ही नहीं। सीधे हमें एरर क्या मिलेगा कि सबसे पहले एक डेटाबेस को सिलेक्ट करो जिसके अंदर की वो टेबल जाकर स्टोर हो। तो अभी क्या किया, जब कनेक्शन क्रिएट करना होता है तो हम तीन पैरामीटर पास करते हैं केवल, सर्वर का नाम दैट मीन्स की होस्ट, यूजर नेम और पासवर्ड। जब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया तब हम डेटाबेस दैट मीन्स की फोर्थ पैरामीटर भी यहाँ पर कनेक्शन में पास कर देते हैं। तो अब हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस भी क्रिएट कर लिए हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में इस डेटाबेस के अंदर हम टेबल भी क्रिएट करते हैं एक छोटी सी। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस का काम तो ठीक था, एकदम सिंपल सा था कि डेटाबेस का नाम लिख दिया और डेटाबेस क्रिएट हो गया। लेकिन टेबल को कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे अगर हमें अपने डेली के खर्चे के लिए एक कागज में हिसाब बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पेज के अंदर हम कॉलम क्रिएट करेंगे, आज का डेट, सामान का नाम और पैसा। मिनिमम हम तीन कॉलम अलग अलग क्रिएट कर रहे हैं और तीनों कॉलम को हम नाम दे रहे हैं। तो वही सेम काम हमें यहाँ पर टेबल के साथ भी करना है। तो टेबल के केस में होगा क्या कि टेबल के केस में हमें टेबल के कॉलम का, टेबल के कॉलम नेम, इसके साथ में कॉलम नेम का डेटा टाइप और नंबर ऑफ
कैर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। डेटाबेस के अंदर अभी तक हम पाइथन के अंदर थे, और पाइथन के अंदर क्या होता था कि हमको कोई भी वेरिएबल बनाना है, हमने सीधे वेरिएबल का नाम लिखा और वैल्यू असाइन कर दी। ना हमें ये फिक्र करना है कि डेटा टाइप क्या होगा उसका, या कितने लेंथ की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, ऐसा कुछ हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस के अंदर वेरिएबल का डेटा टाइप और वेरिएबल की लेंथ दोनों ही देना एकदम कंपलसरी मैंडेटरी है। तो इस केस में इतना पता चल गया आपको कि हमको कॉलन का नाम भी देना है, कॉलन के नेम को देने के साथ में उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना है, और ये भी डिफाइन करना है कि जब भी कभी यूजर इनपुट करेगा कोई भी वैल्यू टेबल के अंदर, तो वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर पास कर सकता है। तो एक हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें ताकि आप आसानी से समझ सको कि हम क्वेरी कैसे चला रहे हैं। तो क्रिएट न्यू टेबल, ये हमारे वेरिएबल का नाम हो गया। वेरिएबल के नाम के साथ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेरी लिखनी है हमें। तो क्वेरी लिखने के लिए वैसे ही जैसे अभी हमने डेटाबेस के लिए किया था कि क्रिएट, वहां पर डेटाबेस था, यहाँ पर क्या है, क्रिएट टेबल। और टेबल के साथ में हम क्या कर सकते हैं, टेबल के साथ में भी हम वही सेम चीज कर सकते हैं कि अगर टेबल नहीं एग्जिस्ट कर रही है तभी क्रिएट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, और टेबल का नाम हम कुछ दे देते हैं। तो टेबल का नाम अभी हम देते हैं सिंपली यूजर्स। यूजर्स नाम दे दिया। यूजर्स के अंदर अब क्या करना है हमें, यूजर्स के अंदर हमें ये बताना है कि क्या क्या कॉलम जाने वाला है। तो इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपको करने होंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ। देखो हम डेटाबेस का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और डेटाबेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम सारी चीज़ें यहाँ पर तो कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ो, और इन केस अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो रहा है तो उसको पूछो। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हो गई क्वेश्चन में कि व्हाट इज की इन डेटाबेस। दूसरा, कितने टाइप के की डेटाबेस में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हम आगे चल के प्राइमरी की लिखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ की के बारे में। प्राइमरी की होती है जो, वो हमेशा टेबल में एक यूनिक होती है। दैट मीन्स कि अंदर उसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं होगी कभी भी। अगर जीरो एक बार आ गया तो जीरो एक ही बार आएगा, अगर दोबारा जीरो लिखने जाओगे तो तुरंत एरर एराइज हो जाएगा। जैसे कि हम वेरिएबल के केस में होता है कि अगर आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं किए हो और उसको प्रिंट करने जा रहे हो तो वो कह देता है कि नॉन डिफाइंड वेरिएबल। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, प्राइमरी की होता है, यूनिक की होता है, फॉरेन की होता है, कैंडिडेट की होता है। इन सभी कीज के बारे में आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में अगर कंफ्यूजन होता है तो मुझसे पूछना है, ठीक है। तो ये तो अभी दो क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट करने हैं। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए जैसे कि सबसे पहले हम आईडी क्रिएट करते हैं। आईडी में क्या हो जाएगा, यूजर अंडरस्कोर आईडी। यूजर आईडी में हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा इंटीजर टाइप का, और इसके अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इंटीजर पास होंगे, 10, ठीक है। और इसके साथ में जो 10 पास हो रहे हैं ये इंटीजर, इसके साथ में हम ये भी कह देते हैं कि ये ऑटो अंडरस्कोर, सबसे पहले तो नॉट नल का केस हम लगाते हैं, नॉट नल पहली चीज। और दूसरी चीज कि ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ऑटो
इंक्रीमेंट, ये कीवर्ड जो है इनको थोड़ा याद कर लेना, ये बार बार वही यूज होंगे जब भी हम टेबल बनाना होगा, तो इन्हीं का यूज करने वाले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसलिए इनको एक बार याद करना पड़ेगा, लेकिन एक बार याद कर लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। यूज़र आईडी क्रिएट करना है। यूज़र आईडी क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हम नॉर्मल कॉपी में क्या करते हैं, जितनी बार एंट्री होती है उतनी बार 1 2 3 4 लिखते हैं। इस केस में क्या होगा कि जब भी कभी हम कोई भी एंट्री करने आएंगे टेबल के अंदर, तो ये नंबरिंग जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं। इसके साथ में ये जो यूजर आईडी क्या है, एक प्राइमरी की है, ये हमारी प्राइमरी की हो गई। यहाँ पर कुछ तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो है हमको अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पाइथन के अंदर फालतू के स्पेसेस अलाउ नहीं होते हैं, तो वो नहीं देना है। पहला हमने क्या क्रिएट कर लिया, यूजर आईडी। यूजर आईडी के बाद में दूसरी चीज हम ले लेते हैं नेम। और नेम क्या है, नेम जो है ये है वेयर केयर। वेयर केयर एक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, वैसे ही वेयर केयर भी एक डेटा टाइप है। इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं कि वेयर केयर डेटा टाइप अल्फाबेट और अल्फाबेट डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स सभी एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि हम ईमेल आईडी जब बनाते हैं, तो ईमेल आईडी के केस में क्या होता है, आप अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो, डिजिट भी यूज कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी। तो वैसे ही डेटाबेस के अंदर ये वेयर केयर एक डेटा टाइप मिलता है, जो कि ये फैसिलिटी हमें देता है कि हम कोई भी अल्फाबेट, डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर का मिक्सअप स्टोर करा सकते हैं। तो यूजर नेम को अगर हम सोचें तो एक यूजर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर दे सकता है, हम 100 कर लेते हैं। और यहाँ पर दे देते हैं कि अगर हम यहाँ पे नल नॉट नल कुछ नहीं डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट केस में ये नल एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा नेम के अलावा हम कुछ चीज़ें और दे देते हैं, जैसे ईमेल दे देते हैं। ईमेल भी क्या हो जाएगा, वेयर केयर हो गया, वेयर केयर हो गया। और ईमेल आईडी को भी हम 100 कैरेक्टर दे देते हैं। इसके अलावा एक हम ले लेते हैं पासवर्ड। पासवर्ड, और पासवर्ड के केस में भी हम क्या करते हैं, वेयर केयर का ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि पासवर्ड जो होता है वो मिक्सअप होता है अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का। तो पासवर्ड को भी हम दे देते हैं 100। एक और चीज, जो ये मैं बार बार 100 दे दिया, 10 दे दिया, ये सब इसका भी यूज केस होता है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर हम जितने भी ये अभी दिए हैं कि यूजर आईडी में हमने लेंथ दे दी इंटीजर की 10, वेयर केयर में दे दिया 100, नेम के केस में भी वेयर केयर में 100, और ईमेल और पासवर्ड में भी 100। तो इसका भी यूज केस होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, आपको पढ़ना है कि डेटाबेस में मेन डेटा टाइप्स कितना 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 स्पेस लेते हैं। मतलब ये है कि अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो शायद आपको ये पता होगा कि इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, इन सब का अपना अपना एक स्पेसिफिक डिफॉल्ट साइज होता है। जैसे स्ट्रिंग का 2 होता है, इंटीजर का 2 होता है, 4 होता है, ठीक है। बिट बाइट जो आपने पढ़ा हुआ है कि बिट होता है, बाइट होता है, केबी होता है, दैट मीन्स कि किलो बाइट होता है, एमबी मेगा बाइट होता है, जीबी गीगा बाइट होता है। ये सब भी वैसे ही स्टोर होता है इन्हीं में। तो जब भी कभी जैसे यहाँ पर हमने इंट ले लिया 10 या नेम में ले लिया वेयर केयर 100, तो यूजर के नाम में हम भले एक अक्षर दें, 2 अक्षर दें, 3 अक्षर दें या 4 अक्षर दें, वो हमेशा ये 100 बाइट लेगा ही लेगा।
ठीक है, इसीलिए आगे चल के जब आप थोड़े अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग करोगे तो डेटाबेस के अंदर बाकायदे ये सोच समझ के हम लेंथ देते हैं, क्योंकि फालतू का लेंथ फालतू में डेटाबेस का स्पेस बढ़ाता है। और जब धीरे धीरे डेटाबेस का डेटा बढ़ने लगता है तो स्पीड स्लो होने लगती है, यूजर की क्वेरी को फेच करके लाने में टाइम लगने लगता है। अब ये यानी कि हम जो अभी कर रहे हैं छोटे मोटे 2 4 10 हजार 20 हजार लाख एंट्री अगर आप करते हो तो इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब हम उसके आगे जाते हैं तब धीरे धीरे करके जब डेटाबेस बहुत हैवी होने लगता है तब प्रॉब्लम आती है। तो अभी के केस में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये हमारे लिए अभी के लिए सफिशियंट है कि हमने टेबल में इतनी चीजें ले ली हैं कि यूजर आईडी ले लिया, नेम ले लिया, ईमेल ले लिया और पासवर्ड ले लिया। अब फाइनली हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट के अंदर पास कर देना है। तो हमारा कर्सर और कर्सर के अंदर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रिएट न्यू टेबल था इसको पास कर देते हैं। पास करने के बाद में हमें क्या करना है, सिंपली रन करना है। तो इसको हम रन करते हैं। अगर हमें यहाँ पर एरर नहीं मिलता है, जो कि मिल गया, अगर नहीं मिला होता दैट मीन्स कि हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया होता। एरर क्या मिला हमें, एरर हमें मिला है लाइन नंबर 55 में ही मिला है। और लाइन नंबर 55 में जो एरर मिला है वो ये मिला है कि इंटरनल एरर अनरीड रिजल्ट फाउंड। ऐसा क्यों हुआ, एरर आने का रीज़न कई हो सकता है। पहली चीज़ तो ये यूज़र आईडी जो ब्लू कलर में आ रही है माइट भी हो सकता है कि ये कोई यूज़र डिफाइंड कीवर्ड हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। तो पहले तो मैंने यूज़र आईडी को आईडी में कन्वर्ट किया, इसके बाद में एक बार इसको रन करके देखता हूँ। ओके, अनरीड रिजल्ट फाउंड, अनरीड रिजल्ट फाउंड, इंटरनल एरर आ रही है। और इंटरनल एरर के केस में कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, हम यूज़र नाम की टेबल बना रहे हैं, इसके अंदर हमने आईडी पास की है जो कि नॉट नल होनी चाहिए। ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की हमने किया है, आईडी को, नेम को ये ले रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़र नेम दे देते हैं, यूज़र नेम वैरकेयर 100 हो गया, ईमेल वैरकेयर सही है, पासवर्ड को भी ये ले रहा है इसमें, तो हम इसको दे देते हैं यूज़र पासवर्ड। एक बार फिर से रन करते हैं। अनरीड रिजल्ट फाउंड, ओके, प्रॉब्लम सेम टू सेम है। एक केस और हो सकता है इस एरर का कि पाइथन के अंदर इंट वैल्यू जो है जब हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट के केस में हम यहाँ पर जो भी वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट करना है उसका लेंथ नहीं देते हैं। तो एक बार इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये केस है। ओके, ये केस भी नहीं है। प्रॉब्लम क्यों ऐसी हो रही है। ओके, फाइनली जो है प्रॉब्लम पकड़ में आ गई। ऐसे यूज केस बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे समय पे अगर आते हैं तो हमको सीखने को मिलता है। ये जो एरर आ रहा है अनरीड रिजल्ट फाउंड, ठीक है, अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो ये ऐसे केसेस में खास कर करके जब हम डेटाबेस की क्वेरी लिख रहे होते हैं तो ऐसे में हमें एग्जैक्ट लाइन का पता नहीं चल पाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। जैसे कि इस केस में ये जो डॉट एग्जीक्यूट है ये हमारी क्वेरी को रन कर रहा है जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसलिए सीधे ये क्या बोल दे रहा है कि लाइन 55, लेकिन ये प्रॉब्लम एक्चुअल में यहाँ से नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ठीक यहाँ पर एक एग्जीक्यूट क्वेरी और चलाई थी जिसका कि यहाँ पर अब काम नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से कमेंट करना जरूरी है। इसको यहाँ से कमेंट करने के बाद में हमारी जो ये क्वेरी है ये चलने वाली है, क्योंकि हम वहाँ पर क्लोज नहीं किए उस क्वेरी को। तो इसलिए अभी हम उसको क्लोज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर हमने उसको कमेंट कर दिया। और कमेंट करने के बाद में इसको जब हम रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली क्या होगा, रन हो जाएगा। ठीक, रन हो गया।
रन हो गया, दैट मीन्स कि ये चीज़ हमारी चल गई। तो अब अगर हम यहाँ पर चलें और हमारे पाइथन डेमो को एक बार रिफ्रेश करें तो क्या मिलेगा कि यूज़र नाम का जो टेबल था वो क्रिएट हो चुका है। और यूजर्स के अंदर अगर हम आए, आईडी, यूजर नेम, ईमेल और यूजर पासवर्ड, ये फील्ड हमारे बन चुके। तो अगर हमें टेबल यहाँ पर चेक करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने शो डेटाबेसेस किया था वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, शो टेबल्स। तो हमें क्या मिल जाएंगे, टेबल्स मिल जाएंगे। तो इसको आप एक बार करके चेक करना, ठीक है। बात रही यहाँ पे प्राइमरी की, तो प्राइमरी की को हमने यहाँ क्वेरी में यूज कर लिया है और इसी के साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं जो कि पढ़ने, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डेटाबेस के अंदर की कितनी टाइप की होती है। मैं यहाँ पर थोड़ा लिख भी देता हूँ कुछ की के नाम ताकि आपको खोजने में आसानी हो। और एक चीज़, गूगल पे जब आप सर्च करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो पहला रिजल्ट मिल रहा है ज़बरदस्ती उसी को समझने की कोशिश करो। जो सही आर्टिकल आपको मिल रहा है, जो आपको पढ़ने पे समझ में आ रहा है, आप उसी को देखो और उसी से समझने की कोशिश करो। तो कुछ की नेम्स, कुछ की नेम्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि अभी सबसे पहले हमने प्राइमरी की यूज की। प्राइमरी की है, इसी का भाई है कैंडिडेट की। इसके अलावा हमको क्या मिलता है, फॉरेन की मिलती है। इसके अलावा आप अगर आगे चलेंगे तो प्राइमरी की हो गई, कैंडिडेट की हो गई, फॉरेन की हो गई, एक सुपर की भी होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी की है, इनको पढ़ना है। इनमें जो आपको ध्यान देने लायक चीज पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे चल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करियर क्रिएट कर रहे हो और इंटरव्यूज वगैरह में जाते हो तो डेटाबेस से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और उसमें जो नए लोग होते हैं उनको इसी डेटाबेस के की में फंसा लिया जाता है कि प्राइमरी की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होती है कि नहीं होती है, जीरो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, कैंडिडेट और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या है, फॉरेन की क्या काम कर रहा है, सुपर की कैसे अलग है। इस तरीके के बहुत सारे यूज केस क्वेश्चंस बनते हैं और अगर आप इसमें एक बार फंसे तो इंटरव्यूअर आपको फंसा ले जाएगा। तो इसलिए इसको एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद में इन केस इसमें अगर कंफ्यूजन रहती है तो पूछो। इसमें हम यहीं तक देख रहे हैं कि हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। पहले एक नॉर्मल वैल्यू इंसर्ट करके देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे यूजर के थ्रू जो अभी तक हम वैल्यूज को रिसीव कर रहे थे उसको अब डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनको इत्मीनान से पढ़ लो क्वेश्चंस को। और यहाँ पर अभी हम एक्सरसाइज कोई दे नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज में डेटाबेस क्रिएट करो और डेटाबेस के अंदर आप 2 3 4 5 अलग अलग टेबल क्रिएट करके देखो, ठीक है। इसके साथ में डेटा टाइप्स भी आपको पढ़ना है बोल चुका हूँ। तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम देखेंगे कि हम टेबल के अंदर एक्चुअल में वैल्यूज को कैसे इंसर्ट कर रहे हैं।